हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे टारगेट सी टेट की। टारगेट सी टेट के तहत टारगेट सी टेट 2020 जो कि जुलाई में होने वाला है। हम लोग इसके पहले वाले पार्ट 1 में बात किए थे पियाजे, कोहलबर्ग व वाइगोत्स्की से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। आज हम लोग इसके पार्ट 2 की बात करेंगे और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में लास्ट तक। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक कोशिश ये रहेगी कि आपको इसी तरीके से महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है वो आपको मिलते रहें और इससे आप अपना आकलन भी कर सकते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। आप थ्योरेटिकल आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इस तरीके से जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इस तरीके से आपकी पढ़ाई होती रहेगी और मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ और आपकी तैयारी भी बढ़िया से हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। ऑप्शन सी, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। डी, स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। आपको इसका सही जवाब बताना है। चलिए बताइए आप इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, जब दोस्तों वाइगोत्स्की की बात आएगी तो हम उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं। बालक का विकास जो होता है वो समाज में ही होता है और बालक के विकास में जो भाषा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैंने कल आपसे बताया था कि अगर आपके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करेंगे तो आपका पियाजे का नाम आएगा। अगर हम लोग नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करेंगे तो कोहलबर्ग का नाम आएगा। और जब हम सामाजिक और संस्कृति से संबंधित विकास की बात करेंगे बच्चे की तो फिर वाइगोत्स्की का नाम आएगा। तो याद रखिएगा, सामाजिक संस्कृति वाइगोत्स्की, नैतिक विकास आपका कोहलबर्ग और संज्ञानात्मक विकास की जब बात की जाएगी तो पियाजे का नाम आता है। 3 बेहद इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको कुछ नहीं देखना है, इनके सिद्धांत में सीधी सी बात यह है कि संस्कृति और भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जबकि कोहलबर्ग ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास में नैतिक जो होता है, नैतिकता, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये चीज़ उन्होंने किसने बताई? कोहलबर्ग ने। अब जैसे दूसरा ऑप्शन है, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, ये एकदम गलत है। इसके अलावा जो आपका है, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। बालक निम्न आयु में कैसे अमूर्त चिंतन कर सकता है? नहीं कर सकता है। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो इस तरीके से आपका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही है। बाकी आंसरों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में एक ख़ास चीज़ ये होती है कि आप अगर अपने टॉपिक पर एकदम क्लियर हैं, आप अपने आंसर पर एकदम क्लियर हैं, तो फिर आप इधर उधर मत भटके, अपना आंसर सटीक दें। चूँकि जो भाषा है वो इतनी लेंथी कर दी जाती है, टफ कर दी जाती है कि वही सिंपल सा प्रश्न आपको कठिन लगने लगता है। तो आप अपने जो चीज़ पढ़े हैं उस से हटे नहीं, भागे नहीं। आप ये मत सोचें कि ऑप्शनों में इस तरीके से कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो आप उससे दूर हटें। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपने अगर पढ़ा है तो आप अपने आप पर विश्वास करिए और सही जवाब देंगे, एकदम सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ये आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी चीज़ें आपको बताएंगे हम, तो इसलिए बने रहिएगा। देखिए, ये जो आपके पियाजे की जो आपकी 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं बताई गई हैं, उसी में एक अवस्था है। उस अवस्था का नाम है दोस्तों इंद्रियगामक अवस्था या संवेदी क्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है? इंद्रियगामक अवस्था या संवेदीगामक अवस्था।
इंद्रियगामक या संवेदी गामक मतलब का होता है कि बालक अपने इंद्रियों के माध्यम से ही सीखेगा, अपने हाथ से, अपने आँख से, अपने कान से, अपने बॉडी से सीखेगा। अब इस समय का बालक जिसकी उम्र जो है वो 0 से 2 वर्ष बताई गई है पियाजे के द्वारा, इसमें इन्होंने बताया है कि बालक के अंदर एक संक्रिया, 3 तरीके की संक्रियाएं मुख्य होती हैं। एक आपका अनुकरण, इमिटेशन, एक होता है प्रत्यक्ष चिंतन जिनको विजुअल थिंकिंग बोलते हैं, एक होता है वस्तु स्थैतिकरण या जिसकी यहाँ पर बात की गई है वस्तु स्थायित्व, जिसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें क्या होता है कि बालक जो है वो वस्तुओं को अपने मस्तिष्क में एकत्रित करने लगता है, ये चीज़ वो करने लगता है बालक। और इसी वजह से अगर कोई खिलौना उससे छीन लिया जाता है तो वो रोता है और फिर उसको ढूंढने लगता है। इसका मतलब ये है कि बालक इंद्रियगामक अवस्था में है और वो अपने इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को सीख रहा है और वो क्या करेगा, उस चीज़ को ढूंढने लगता है ना। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चा अगर पेन मांग रहा है और अगर आप उसको देना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करें, उसके सामने ले जाएं, उसके बाद उसको छिपा लें और बोल दें कि वो कौवा ले गया, वो पेन मतलब वो गायब हो गया। तो बालक क्या करता है, बच्चा मान जाता है उस चीज़ को। ये बालक की जो अवस्था है इसमें बालक आँख से ओझल तो दिमाग से ओझल वाली स्थिति में होता है। बालक के सामने जब तक चीज़ें रहती हैं तब तक तो देखता है, अर्थात वो जब तक उसके सामने इंद्रियों के सामने चीज़ें रहती हैं, आँख एक इंद्री है, तब तक तो मानेगा, उसके बाद वो फिर नहीं मानने लगता है। लेकिन इस अवस्था की अंतिम पड़ाव पर क्या होता है कि बालक के अंदर वस्तु स्थितिकरण आने लगता है। 2 वर्ष की जब शुरुआत होती है, 2 वर्ष की अवस्था का जब बालक हो जाता है तो उसके अंदर वस्तुओं के जो प्रतिबिंब हैं, जो संप्रत्यय हैं, वो बनने लगते हैं और इसी वजह से वो फिर चीज़ों को ढूंढने लगता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु स्थायित्व। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथ से सोचते हैं, देखिए यहाँ पर हाथ से भी सोचने की बात की जा रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, बी है इंद्रजनित गामक स्तर, सी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर और डी है आपका मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो आपको बताना है, आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है। अगर आपने थोड़ा सा भी अध्ययन किया होगा पियाजे को तो आप बता पाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए वो अपने आँख से, कान से, हाथों से, यहाँ से ही वो सोचता है, अर्थात किसी चीज़ को वो, अगर आग है, दीपक है, अगर वो जल रहा है, अगर दीपक जल रहा है तो बालक क्या करेगा, उस दीपक को तब तक आग को नहीं जान पाएगा जब तक कि उसको क्या करेगा, वो टच नहीं करेगा। अगर वो उसको टच करेगा तो जलेगा और फिर अपने हाथ को पीछे कर लेगा। तो हाथों से सीखता है, कान से सुनता है तो सीखता है, आंखों से देखता है तो सीखता है, किसी चीज़ का स्वाद लेता है तो सीखता है। अर्थात अभी सिर्फ वो इंद्रियों के माध्यम से ही सीख पाता है और ये जो अवस्था है इसको हम इंद्रियगामक अवस्था बोलते हैं, संवेदी क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जिसकी उम्र दोस्तों है 0 से 2 वर्ष, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की। ठीक है, चलिए, और मैंने बताया ना आपको कि 3 तरीके की संक्रियाएं होती हैं, उन 3 तरीके की संक्रियाओं की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लिख करके बता दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो। एक तो आपका है ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये है कि वस्तु स्थितिकरण, वस्तुओं को मस्तिष्क में स्थापित करने का प्रयास करने लगता है। दूसरा आपका है प्रत्यक्ष चिंतन, सामने जो चीज़ें होती हैं उसको वो देख करके चिंतन करने लगता है। इमिटेशन अर्थात अनुकरण, तीसरी संक्रिया है। इसमें क्या बालक क्या करता है, फॉलो करता है आपको, उससे वो सीखता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ से, और मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ पूरा आपके लॉरेंस कोहेलबर्ग के पूरे इस सिद्धांत को। देखिए, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने 3 तरीके के स्तर बताए हैं। सबसे पहले चीज़ तो उन्होंने ये बताया है कि बालक का जो विकास है वो सामाजिक परिवेश में ही होता है, और बालक जब पैदा होता है तो वो ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। वो अच्छा बुरा जो है वो समाज से ही सीखता है, ये कहा गया। उनके द्वारा नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में बांटा गया, लेकिन उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। पहली जो अवस्था है, देखिए, एक भाग के 2 पार्ट हो जाते हैं, इसलिए 6 हो जाते हैं। पहली जो आपकी है वो है पूर्व परंपरागत। क्या है? पूर्व परंपरागत, है ना। दूसरी की बात करेंगे तो दूसरा आपका है परंपरागत स्तर। दूसरा आपका क्या है? परंपरागत स्तर। अगर हम तीसरी अवस्था की बात करेंगे तो तीसरी अवस्था है दोस्तों उत्तर परंपरागत स्तर। क्या है? उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि पूर्व परंपरागत स्तर,
और परंपरागत स्तर तथा उत्तर परंपरागत स्तर क्या है। जब हम पूर्व परंपरागत स्तर की बात करते हैं अर्थात प्री कन्वेंशनल लेवल या स्टेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर उम्र की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो उम्र जो होती है वो आपकी 4 से 10 वर्ष तक माना जाता है इसको। इसमें क्या होता है कि बालक आज्ञा एवं दंड की अवस्था में होता है। वो उसके अंदर नैतिकता की चीज़ें नहीं होती हैं, वो नैतिक बातों से नहीं सीखता है। वो जो चीज़ बाहर देख रहा होता है, बाहर कोई घटना देख रहा होता है, उसी को सही मान लेता है। कभी कभी आपने देखा होगा बालक क्या करता है कि अगर बालक को कोई गाली देता है तो वो भी देने लगता है। फिर आप समझाते हैं कि आप गाली बेटा मत दो, गाली देना अच्छी बात नहीं होती है, तो बालक कहता है कि वो फला लड़का भी दे रहा था, इसका मतलब वो दे रहा था तो वही सही है और वो भी वैसे ही करने लगता है। तो यहाँ पर नैतिकता जैसी चीज़ का कोई स्थान नहीं होता है ना। तो ये जो आपका क्या है, ये आपका पूर्व परंपरागत स्तर है। जब हम परंपरागत स्तर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों का जो व्यवहार होता है उनके माँ बाप या किसी ऐसे व्यक्ति पर डिपेंड करता है जो कि अच्छे अच्छे नियम बनाते हैं। तो माँ बाप के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो नियम बनाए गए होते हैं, उन नियमों के आधार पर बच्चे का व्यवहार होता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, परंपरागत स्तर की अवस्था में, इस अवस्था में बालक की प्रशंसा कर दी जाती है। वो प्रशंसा के लिए कार्य करना चाहता है, समाज में उसका सम्मान हो इसलिए वो काम करना चाहता है। और इस अवस्था को हम क्या नाम देते हैं, परंपरागत स्तर, जिसकी एज अगर बात करें तो इस समय एज जो है बालक की 10 से 13 वर्ष की होती है परंपरागत स्तर की। उत्तर परंपरागत स्तर की अगर बात करेंगे तीसरे नंबर की, तो अब क्या होता है कि अब जो लोग होते हैं वो मानने लगते हैं कोई भी कानून अगर ऐसा है जो गलत बना हुआ है, कोई ऐसी रूढ़िवादी बात है जो कि समाज में व्याप्त है, कुरीतियाँ व्याप्त हैं, तो उसके खिलाफ वो जाने लगता है। वो खुद के अपने सिद्धांत, खुद के अपने कॉन्सेप्ट जो है वो रखने लगता है, खुद के सिद्धांतों पर चलने लगता है। अब वो इस तरीके से नहीं चलता है कि बाहर जो सिद्धांत लोग बनाए हुए हैं वो एकदम सही है। जब तक वो जांच पड़ताल नहीं कर लेता है तब तक उसको नहीं मानता है और खुद के नए नए सिद्धांत भी वो बनाने लगता है। तो इस तरीके से 3 स्तर की अवस्थाएं उन्होंने बताई हुई हैं। अब यहाँ पर जो आपका प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है, वो प्रश्न ये पूछा गया है कि बालक जो है वो किस अवस्था का इस मतलब नैतिकता की अनुपस्थिति में सही अर्थ में क्या सूचित करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, स्तर जो आपका फर्स्ट है, स्तर फर्स्ट, ये यहाँ पर क्लियर करता है, क्योंकि स्तर फर्स्ट पूर्व परंपरागत स्तर में होता है और यहाँ बालक दंड, जैसा उसको दंड दिया जाएगा उसी हिसाब से वो काम करता है ना। वो डरता है कि अगर ऐसा काम करेंगे तो इसमें दंड मिलेगा, और नैतिकता जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, इसलिए पहला जो स्तर है वो एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो आपका पूर्व परंपरागत स्तर होता है इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा होता है अहंकार की अवस्था। तो इस समय बालक जो होता है वो दंड की वजह से काम कि दंड का डर रहता है ना, इस वजह से वो काम करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार निर्णय लेते समय व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है, वो अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ। उसको भय रहता है कि अगर हम कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे कि हमें घर में पिटाई हो, है ना। तो ये पूर्व परंपरागत स्तर होता है, यहाँ पर नैतिकता का कोई स्तर ही नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर हमें कोई नवीन जानकारी हासिल हो जाती है और फिर हम क्या करते हैं अपने उस स्कीमा में। तो दोस्तों, स्कीमा क्या होता है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको अच्छे से एकदम। देखिए, सबसे पहले स्कीमा के और या ज्ञान निर्माण की अगर बात करते हैं तो वो कैसे होता है, यहाँ पर हम पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। देखिए, पहले आपका होता है अर्जन। बालक जो होता है वो पहले क्या करता है, बाहर से चीज़ों को अर्जित करता है, ज्ञान को अर्जन करने के बाद उसका आत्मसातीकरण करता है, अर्थात वो समावेशन करता है। इसको हम एसाइमिलेशन बोलते हैं, आत्मसातीकरण बोलते हैं। क्या करता है, समावेशन करता है, अर्थात उस चीज़ के बारे में एकदम क्या होता है, श्योर होता है। उसके पश्चात अब क्या होता है कि अगर कोई नई समस्या आती है, मान लो समावेशन कब होगा, समावेशन की स्थिति में क्या होता है कि बालक अब समायोजन करता है। बालक क्या करता है, समायोजन करता है, अनुकूलन। अर्थात इन दोनों को हम एक शब्द दे सकते हैं, एडॉप्टेशन कह सकते हैं। एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन। तो समावेशन और समायोजन को हम अनुकूलन के तहत रखते हैं। इसका मतलब बालक के सामने अगर कोई नई परिस्थिति आती है तो क्या करता है कि उसके हिसाब से अपने आप को बदलता है ना। तो इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल जैसे कि
कोई एक चीज़ उसके पास थी, अब दूसरी चीज़ अचानक आ जाती है, तो वो क्या करता है कि उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करता है। तो वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके? ऑप्शन नंबर सी, समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। इस बात को आप याद रखिए। नई सब पहले से समस्या थी ही, अब उस समस्या में भी एक नई समस्या आ गई, तो अब उस क्या करना पड़ता है? उसको अपने आप से बदलना पड़ता है ना। तो इसको अब जैसे वर्तमान में क्या चल रहा है आपका? कोरोना डिसीज चल रही है। लोग पहले मास्क नहीं पहनते थे, है ना, लोग डॉक्टर पीपीई किट नहीं पहनते थे। अब क्या है, लोग पहले उतना सफाई से नहीं रहते थे। तो पहले समस्याएं तो पहले भी थी, अब नई समस्या आ गई, तो अब क्या करना है उसको कि अब उसको अपने आप को समायोजित करना है, उन नई समस्याओं के हिसाब से अपने आप को बदलना है। अब उसको भोजन बिना हाथ धुले नहीं करना है, बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, हालांकि बहुत सारे लोग करते भी होंगे। अब उसको क्या है, बाहर जाना है मार्केट में तो मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो नई समस्या के हिसाब से अपने स्कीमा में जो पुरानी उसकी सोच थी, जो पुरानी अवधारणा थी, उसमें अब वो बदलाव करता है और फिर अपने आप को समायोजित कर लेता है। तो ये प्रक्रिया जो है समायोजन कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। ये हो गया। अब हम देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका? अर्जन। अर्जन करने के बाद फिर आएगा आपका समावेशन। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? समावेशन। तीसरे नंबर पे आपका आता है आपका समायोजन। आप जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो इनको हम अनुकूलन में लेते हैं, और आपका इसके बाद क्या होता है कि समायोजन के बाद फिर जब नई परिस्थिति आती है तो बालक असंतुलन करने लगता है। नई परिस्थिति में असंतुलन करने के लिए फिर वो साम्य धारण करता है, तो ये आपकी अलग अवस्था हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण बोलते हैं, है ना। तो अब उसके बाद क्या होता है कि अब उसके अंदर एक जिज्ञासा जागती है, और जिज्ञासा जब जागती है तो फिर वो क्या करता है? नई नई चीज़ों का निर्माण करने लगता है, और इसको फिर हम निर्माणवादी प्रक्रिया के नाम से भी जानने लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है उसके सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन बी, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से। सी है पुनर्बलन से। डी है व्यवहार में अपने योग्य परिवर्तन से। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जब हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि कोहलबर्ग की बात करेंगे तो नैतिकता की बात करेंगे, वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो सामाजिकता की बात करते हैं हम, है ना। तो आपको उस हिसाब से जवाब देना है। जब हम वाइगोत्स्की की बात कर रहे होते हैं तो हम सामाजिकता की बात कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से सही ऑप्शन जो है वो आपका ए हो जाता है, उसके सामाजिक संदर्भ से। अर्थात सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब सीधा सा मतलब है कि बालक समाज से ही सीखता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, रिक्त स्थान मतलब ... के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है पावलोव, सी है युंग और डी है पियाजे। आपको बताना है कि ये जो विचार है ये किसका है, जिसने ये कहा हुआ है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर ये प्रश्न बना हुआ है, और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। जीन पियाजे ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा हुआ कि बालक जो है वो जन्म से ही क्रियाशील होता है, उसके मस्तिष्क में जो आपका सूचना प्रक्रमण है वो चलने लगता है ना। सूचना प्रक्रमण अर्थात प्रोसेसिंग जो है मस्तिष्क में वो चलने लगती है बच्चे के पैदा होते ही। ये पहले वैज्ञानिक जो ऐसा मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो गया दोस्तों, आपका पियाजे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा नवा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है भाषा विकास, बी है संज्ञानात्मक विकास, सी है नैतिक विकास और डी है आपका सामाजिक विकास। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। मैंने पहले ही बताया कि कोहलबर्ग की जब बात होती है तो हम नैतिक विकास की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है भाषा विकास, बी है संज्ञानात्मक विकास, सी है यौन विकास और डी है आपका सामाजिक विकास। दोस्तों पियाजे की जब बात करते हैं तो हमने बताया था कि पियाजे शब्द जब आए तो आप संज्ञानात्मक विकास की बात आपके दिमाग में आना चाहिए। दोस्तों आप बहुत ज़्यादा आप टफ अध्ययन मत कीजिए, आप कीवर्ड को याद रखिए। कीवर्ड अर्थात उनके सिद्धांत की कुछ ऐसी मेन बातें जो सिद्धांत की आत्मा है, उन शब्दों को आप याद रखिए, बस आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है।
अगर हम भाषा विकास की बात करेंगे तो भाषा विकास कौन बोलता है कि भाषा विकास की बात कौन करता है, ये आपको बताना है। भाषा विकास की बात जो है दोस्तों वो वाइगॉत्स्की के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? वाइगॉत्स्की के द्वारा की जाती है। इन्होंने कहा है कि बालक का विकास बिना सामाजिक दृष्टिकोण के नहीं होगा, बिना समाज के नहीं होगा, और जब समाज में रहेगा तो दोस्तों भाषा जो है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण रूप धारण करती है समाज में। अगर जिसको बोलना नहीं आता है, भाषा नहीं आती है, तो फिर वो समाज में सही से अपने आप को एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा। तो भाषा विकास की जब बात की जाएगी तो वाइगॉत्स्की, संज्ञानात्मक विकास की बात की जाएगी तो पियाजे। जब यौन विकास की बात आती है दोस्तों तो एक व्यक्ति कौन है, उनका नाम आपको बताना है, जिन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है। फ्रायड का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, फ्रायड है ना, फ्रायड। ये फ्रायड ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने यौन विकास पर महत्व दिया हुआ है, और इन्होंने भी 6 अवस्थाएं बताई हुई हैं विकास की। सामाजिक विकास की बात करते हैं तब हम लोग किसकी बात करते हैं? वही वाइगॉत्स्की की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि पहली जो अवस्था है बालक, वो पहली अवस्था में क्या करता है, बालक बाहर की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के हिसाब से ही उस चीज़ों को सत्य मानता है, ठीक है। पूर्व, उसको हम बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, है ना। जो बाह्य कारकों से बालक चीज़ों को सीखता है, इसको हम पूर्व परंपरागत मानते हैं। और जब वो अपने माँ बाप से और किसी खास व्यक्ति के अवधारणाओं पर चलता है तो वो परंपरागत स्तर होता है। जब वो खुद की अवधारणाएं बनाने लगता है तो वो उत्तर परंपरागत स्तर हो गया। तो बाह्य कारकों का मतलब क्या हो गया? जब वो बाहरी चीज़ों से, बाहरी घटनाओं से सीखता है और उसी को सत्य मानता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्व पारंपरिक अवस्था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी है पूर्व संक्रिया की अवस्था, डी है मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो आपको मैंने पहले बताया कि पहली जो अवस्था उनकी ज्ञानेंद्रिय अवस्था है, जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं। दूसरी अवस्था उनकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था की दोस्तों हम लोग जब बात करते हैं तो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। और चौथी जो है वो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। तो यहाँ पर दूसरी की बात की जा रही है, वो कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है स्थूल प्रक्रिया, बी है औपचारिक प्रक्रिया, सी है पूर्व प्रक्रिया और डी है आपका संवेदी प्रक्रिया। तो आपको बताना है कि इसमें लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, फिर हम एक बार पढ़ लेते हैं। जब हम बात करते हैं इंद्रिय गामक अवस्था की पहली जो अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है? प्रत्यक्ष चिंतन होता है, ठीक है। वस्तु स्थैतीकरण होता है, अनुकरण बालक करता है, ठीक है। वो आपकी क्या हो गई? इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रियों से ही सीखता है। दूसरी अवस्था जब आती है तो बालक के अंदर अहम केंद्रण की अवस्था आती है। वो जो जिस चीज़ों को देखता है उन्हीं को सर्वसत्य मानता है। वो दूसरों पर की बातों को नहीं मानता, सिर्फ अपने दृष्टिकोण को ही सत्य मानता है। तो इस अवस्था को हम इगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। ये एक आपकी संक्रिया है। और किस अवस्था की संक्रिया है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक संक्रिया है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका तीसरी जो अवस्था है, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? बालक जो है वो संख्या का प्रयोग करने लगता है, वर्गीकरण का प्रयोग करने लगता है। और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर होती है कि वो अब जो आपकी अनपलटावली है वो यहाँ पर इसकी विकसित हो चुकी होती है। अर्थात वो अब क्या करता है? स्कीमा को उलट पलट लेता है। अब कैसे? जैसे स्कीमा जो सूचनाएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क में क्या होती हैं? एक क्रम के अनुसार होती हैं। और बालक देखा होगा बचपन में कि वो चीज़ों को क्रम से ही बोलता है, क्रम से ही सीखता है। उनका एक क्रम होता है। जैसे कि अब हम अगर बात करें उनको पहाड़े की बात अगर हम करें तो पहाड़े अगर पूछे कि बेटा पहाड़ा 2 का सुनाओ तो बालक सुनाएगा 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 10, ऐसे क्रम से सुनाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो इस अवस्था में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तो बालक से अगर पूछेंगे 2 5 कितना होता है तो बताएगा 10। अर्थात जो स्कीमा उसके मस्तिष्क में थी उनको क्रम से इस्तेमाल करता था, अब उन स्कीमा को वो उलट पलट करके इस्तेमाल करता है। स्कीमा दोस्तों होती हैं आप कुछ जो आपके ज्ञान की जो मतलब ज्ञान की कुछ चित्र जो होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्कीमा। एक अवधारणा होती है जो अपने मस्तिष्क में बनाते हैं। स्कीमा जो है वो स्कीम ऑफ इंफॉर्मेशन से आया हुआ है, स्कीम से आया हुआ है, और इसको पियाजे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो अब क्या होता है? इस अवस्था में
आयतन, लंबाई और मात्रा की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि एक आपका मतलब बर्तन है और एक आपका इस तरीके से लंबा बर्तन है, ऊंचा बर्तन है। आयतन दोनों का समान है, जितना पानी इसमें आता है उतना ही जल इसमें भी आता है। अब बालक से कहा जाता है कि ये बताओ, इसका पानी इसमें पलटेंगे तो ये बड़ा है। आप पूछेंगे इसमें ज़्यादा कि इसमें ज़्यादा, तो बालक बता पाएगा कि दोनों में बराबर है। क्यों? चूँकि अब वो आयतन है और आपका मात्रा है, लंबाई है, इसके बारे में वो जान सकता है ना। तो ये जो अवस्था है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको हम स्थूल प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? पियाजे के अनुसार ये आपको बताना है। तो सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप, ये तो आपके नहीं हो सकते हैं, चूँकि बालक के बारे में ये चीज़ें जो हैं पियाजे ने कुछ हद तक मानी है, लेकिन भाषा को बिल्कुल नहीं माना है कि भाषा जो है वो बालक के विकास, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन आपको पता है कि वाइगोत्स्की ने माना है इस चीज़ को कि भाषा जो है वो बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, लेकिन पियाजे ने इसको नहीं माना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने डट कर लिया है। तो क्या कर लिया वो बताना है। ऑप्शन ए है अंगीकार कर लिया है, बी है समायोजित कर लिया है, सी अनुकूलित कर लिया है, डी आपका समुचित कर लिया है या समुचिता कर लिया है, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले ये है कि जब सीता बचपन में क्या करती थी, सिर्फ चावल को खाती थी, सिर्फ चावल को हाथ से खाती थी। अब उसके सामने एक नई समस्या क्या आ गई, दाल आ गई। जब उसके सामने दाल आ गई तो आप क्या करेगी, अब वो सोचेगी कि वो दाल अलग खाएगी और चावल अलग खाएगी। चूँकि अभी उसने क्या किया है कि इतना सीखा नहीं है और समावेशन नहीं किया हुआ है, समायोजन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब नई चीज़ उसके सामने आएगी तो अब क्या करेगी, जब वो दाल और चावल को मिक्स करके एक साथ खाना शुरू कर देगी, इसका मतलब क्या है कि उसने अब नई जो समस्या आई है उसके लिए अपने आप को समायोजित कर रहा है। हालांकि दाल लाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ समझाने के लिए कि नई जो उसके सामने चीज़ आई है उस नई चीज़ के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उसने समायोजित कर लिया और उसने क्या किया, दाल और चावल को एक साथ मिक्स करके खाना सीख लिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समायोजन बोलेंगे, एडजस्टमेंट बोलेंगे, एकोमोडेशन बोलेंगे। तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन। हालांकि मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कई बार मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करने लगता हूँ और इस वजह से चीज़ें लंबी हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको कैसा लगता है मेरा समझाना वो आप ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ज़्यादा ना समझाऊँ, थोड़ा सा समझाऊँ, जिससे कि आपको चीज़ें स्पष्ट तरीके से समझ में आए, गोल गोल ना हो। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।